हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइस, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आपको रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस बनाना सिखाए थे। तो आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गाइस, हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, आपको पता है कोई सर्किट है या फिर कोई वायर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, क्या उस वायर के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जब रेजिस्टेंस होगा तो वो वायर क्या करेगा? उस करंट को क्या करेगा? अपोज भी करेगा। और जब उस करंट को वो अपोज करेगा तो देखो क्या होगा, जो चीज कहीं पे कहीं अपोजिशन आती है तो वहां पे गर्मी पैदा होती है ना, तो हीट प्रोड्यूस होगी। और उसी को क्या बोला जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोला जाता है। सो इट इज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। देखो क्या होता है, करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट। अब देखो, हमने क्या किया, आपके किसी कंडक्टर के अंदर से क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर के पास क्या होते हैं? अपने आयंस होते हैं। उसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और उन मूवमेंट से क्या हो जाता है? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जब करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं। हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं ना हमारे कंडक्टर के अंदर। अब वो आयंस के साथ क्या करेगा? टकराएगा। और जब वो टकराएगा तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है। ये देखो, ये मेरी की है, ये मैंने लगाई एक सेल, करंट मेरा आई जा रहा है इधर से। अब ये रेजिस्टेंस है और ये मेरा क्या लगाया मैंने? पैरेलल में वोल्टमीटर, और करंट इधर से वापस आ गई। ये मेरा एक सर्किट है। अब ध्यान से देखो, इस सर्किट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। देखो मैंने क्या किया, कंसिडर अ कंडक्टर एक्स वाई। ये जो एक्स वाई है, ये मैंने क्या ले लिया? एक कंडक्टर ले लिया। इसको मैंने एक्स मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं वाई। ये मेरा एक्स वाई क्या है? एक कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर ओम। इसका रेजिस्टेंस है आर ओम। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बी द अप्लाइड अक्रॉस एक्स वाई। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या करा? अप्लाई किया एक्स वाई के अक्रॉस। लेट द स्टेडी करंट पासिस थ्रू द एंड एक्स टू वाई बी आई। हमने क्या मान लिया? इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है? आई है। इफ दिस करंट फ्लोज फॉर द टी सेकेंड, मान लो हमने जो करंट फ्लो कराया, आई करंट जो फ्लो किया है, वो कितने टाइम के लिए क्या कराया है? वो मैंने टी सेकेंड्स के लिए कराया है। देन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम एक्स टू वाई। तो जो हमारे देखो, जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो चार्ज भी तो ट्रेवल करता है। सो एक्स से वाई तक जो चार्ज ट्रेवल करा है उसकी अमाउंट क्या होगी? क्यू से मैं चार्ज को लिखता हूं, तो क्यू का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? आई इंटू टी। तो आई इंटू टी हमारी क्या हो गया? चार्ज फ्लो हो गया एक्स से वाई तक। ये तो मेरा आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं। अब देखो, वो जो चार्ज Q ट्रेवल करा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस V, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय। अब देखो, जब कोई चार्ज ट्रेवल करा है तो उसमें क्या होगा? वर्क डन भी होगा। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेरा आ गया सेकंड पॉइंट। अब आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? V इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना। क्या होता है हमारा? V इक्वल टू आई इंटू आर। तो जो मैंने ये I इंटू आर निकाला है, तो ये तो मैं सेकंड इक्वेशन में V की जगह पुट कर दूंगा। और चार्ज की जगह मैंने क्या अभी पढ़ा है? मैंने चार्ज की जगह क्या पढ़ा था? I इंटू टी। तो वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा? I इंटू टी पुट कर दूंगा। सो मैंने क्या करा? दोनों की वैल्यू डाल दी। यहाँ पे देखो, W यहां से ना मैं इसको लेके आया हूं सेकंड के अंदर। मैंने देखो W के अंदर वैल्यू डाली है। तो Q की वैल्यू क्या है मेरी? I इंटू टी। और V की वैल्यू क्या है मेरी? I इंटू आर। तो यहां से देखो, इन दोनों को I से I मल्टीप्लाई हो गया तो I स्क्वायर बन गया, और R आ गया और T आ गया। सो I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी मेरे पास आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। अब जो हमारे को पता है, जो वर्क डन है वो क्या है? एनर्जी है। एनर्जी क्या हो गया? सो देयरफॉर हीट एनर्जी होगी। वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या हो गया मेरा? आई स्क्वायर आर टी। क्या हो गया मेरे पास? वर्क डन। या फिर मैं बोलूं हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी। सो ये जो H होता है, ये होता है हमारा आई स्क्वायर आर टी। सो अगर आपको
आपको रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है और करंट गिवन है, तो आपको आप निकाल सकते हो कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसके अंदर। और जो ये इक्वेशन बनी है हमारी, इसी इक्वेशन को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला जाता है इस इक्वेशन को? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं हम इस इक्वेशन को। अब देखो इसी इक्वेशन से ना हम आपको इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं। देखो आप इसके अंदर I इंटू आर की जगह V भी रख सकते हो, तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आपका ये फॉर्मूला तैयार होगा जिससे आप बाकी फॉर्मूले बना सकते हो। अब देखो आपको एक चीज बताता हूं, अगर किसी चीज का कोई नुकसान है तो उसका फायदा भी तो जरूर होता है। अब देखो करंट पास हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, तो उस हीट का कुछ फायदा भी तो उठा सकते हैं हम। हाँ, तो हमने उसका फायदा उठा लिया, हमने उसको देखो एप्लीकेशन बना ली उसकी। अब देखो उससे हमने क्या क्या फायदे उठाए हैं, देखो मैं बता रहा हूं आपको। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी हीटिंग अप्लायंसेस। हमने ना बहुत सारे डिवाइसेस बना लिए जिसमें हमें हीट करना होता है चीजों को। देखो कैसे? इलेक्ट्रिक हीटर, सो हीटर हम यूज करते हैं तो उसमें भी क्या है, यही प्रिंसिपल यूज होता है। हमने बनाया इलेक्ट्रिक टोस्टर, उसके अंदर भी क्या है, सेम प्रिंसिपल यूज होता है। इलेक्ट्रिक केटल, सेम प्रिंसिपल इसके अंदर यूज होता है। और इलेक्ट्रिक आयरन, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हमने बनाए हैं उसकी किस चीज की एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट ही एप्लीकेशन को हमने यूज करा है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ऑल द अप्लायंसेस आर मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टेंस। और जितने भी ये हमारे जो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें देखो रेजिस्टेंस तो होगी तभी तो करंट का अपोज किया, और जब करंट का अपोज हुआ तभी तो क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई। सो इसके अंदर ना हम जो वायर लगाते हैं, जो कोयल लगाते हैं अंदर, उसके रेजिस्टेंस ना हम बहुत ज्यादा लगाते हैं। उसका क्या रीजन है? रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सो इसलिए क्या होती है, देखो मैंने आपको एक सिंपल से वे में समझाया, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट भी होगी ज्यादा। सो मोस्टली जो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके अंदर क्या यूज किया जाता है, हम इनके अंदर निक्रोम को यूज करते हैं। निक्रोम के अंदर ना बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। सो निक्रोम इज कॉमनली यूज्ड टू मेड हाई रेजिस्टेंस वायर या कोयल। जो भी हमारे जो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके अंदर क्या यूज होता है, मोस्टली निक्रोम, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हीट बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होती है और जल्दी प्रोड्यूस होती है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक टर्म होती है, आपने पता होगा, आपने घर में पढ़ा होगा कि यार फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। तो ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन ही है हीटिंग इफेक्ट की। अब देखो वो कैसे है, अब ध्यान से देखो, आपके घर में करंट आता है, अब करंट आया और आपका जो करंट की लिमिट थी वो एक सेट लिमिट थी। अब उससे ज्यादा करंट आ गया तो उससे क्या होगा, आपका जो अप्लायंसेस है, आपका टीवी खराब हो सकता है, आपका मोबाइल खराब हो सकता है, आपके घर में कोई भी फैन वगैरह कुछ भी खराब हो सकता है। सो हम उससे पहले ना एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा ये क्या करता है, आपके सर्किट को ब्रेक कर देता है। यानी कि जब अगर पीछे से कोई ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आ जाएगा ना, तो ये उसके पास तक जाने ही नहीं देगा, अप्लायंस के पास तक जाने ही नहीं देता करंट को। ये क्या करता है, पहले ही सर्किट ब्रेक कर देता है। सो देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ पीस ऑफ थिन वायर of a material having a low melting point and high resistance which melts and break down the circuit if the current exceeds a safe value, hence preventing the electrical appliances in the circuit। देखो क्या होता है, ये ना मैंने देखो ये मेरा वायर होता है, एक थिन वायर लगा रखा होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर। देखो मैंने यहां से करंट की डायरेक्शन दिखाई है, यहाँ से करंट आ रहा है और ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है हमारा, और ये आगे पास हो गया। यहाँ पे करंट की लिमिट क्या थी, सेट लिमिट थी, कोई लिमिट ज्यादा नहीं थी। अब देखो यहाँ पे करंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक्सीड कर दी, करंट ने अपनी लिमिट को क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया। और जब वो एक्सीड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये वायर ना पिघल जाता है और मेल्ट होके ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसने देखो क्या हो गया, जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट आगे पास होगा ही नहीं। सो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज की एप्लीकेशन है, या फिर हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन बोल सकते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है। अब इन्हीं के अंदर ना रेटिंग्स होती है फ्यूज की। देखो रेटिंग क्या बोला जाता है, अब जो ये फ्यूज है ना, ये अलग अलग करंट पे चलने वाले होते हैं सब। देखो हर फ्यूज की लिमिट क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये क्या होती है, द मैक्सिमम करंट विच फ्लोज थ्रू द फ्यूज विदाउट मेल्टिंग इट। अब कोई करंट है किसी फ्यूज के अंदर, देखो क्या होगा, 2 एम्पियर तक करंट जा सकता है, किसी के अंदर 5 एम्पियर तक जा सकता है, किसी के अंदर 15 एम्पियर तक करंट जा सकता है। तो सबकी लिमिट सेट होती है और उस लिमिट को बोला जाता है रेटिंग। सो एग्जांपल देखो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस ऐसे बहुत सारे इनकी लिमिट्स होती है सेट। सो गाइज अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। यानी कि
हम इसको सिंपली भाषा में देखो बोले तो देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। अब आपको पता है आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी किस चीज को यूज करनी है, मतलब कोई अप्लायंस चला रहे हैं हम उससे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज होती है या कंज्यूम होती है हमारे सर्किट के अंदर, उसी चीज को क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। सो देखो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। सो यहां से देखो हमारा बन गया P इज इक्वल टू E बाय टी, और E का फॉर्मूला मैंने देखो क्या होता है हमारा, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। अब देखो ये नीचे तो T था ही मेरे पास, ऊपर क्या है V इंटू आई इंटू टी। अब ये देखो कहां से आए ये मैं आपको समझा देता हूं। अभी हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से क्या पढ़ा था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ा था हमने, और H क्या होता है मेरा एनर्जी, तो मैं इसको E भी लिख सकता हूं। अब देखो आई स्क्वायर आर टी, तो आई को मैं आई इंटू आर इंटू टी लिख सकता हूं। अब देखो आई इंटू आर क्या होता है मेरे पास, ओम्स लॉ को याद करो। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो यहां से मैं आई इंटू आर की जगह क्या रिप्लेस कर दिया मैंने, V। सो मैंने ये आई इंटू वी इंटू टी को यहां पे लिख दिया, V इंटू आई इंटू टी, और मेरा T से T कैंसिल हो गया। और जब मेरा T से T कैंसिल हो गया तो मेरे को पावर की फॉर्मूला क्या मिल गया, पावर इज इक्वल टू क्या है, V इंटू आई। और यहां पे मैं V को चेंज करके क्या बना सकता हूं, आई स्क्वायर आर भी बना सकता हूं, और I को रिप्लेस करके क्या बना सकता हूं, V स्क्वायर बाय आर बना सकता हूं। सो ये तीन फॉर्मूला बन गए मेरे को, जिसमें मैंने क्या करा है, मेन फॉर्मूला मेरा P इक्वल टू V इंटू आई हो गया। बाकी फॉर्मूले तो मैंने इसी से बनाए हैं ना, ओम्स लॉ को यूज कर करके। सो ये आप भी कर सकते हो, बस आपको मेन जो याद रखना है, P इक्वल टू V इंटू आई जरूर याद रखना है आपको। और जो आपकी SI यूनिट होती है पावर की, वो होती है वॉट। क्या होती है, वॉट, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। सो अब देखो 1 किलोवाट के अंदर, ये किलोवाट है, 1 किलोवाट के अंदर कितने वोट होते हैं, 1000 वोट होते हैं। और 1 मेगावाट के अंदर कितने होते हैं आपके, 10⁶ वोट होते हैं। और 1 गीगावाट में आपके कितने होते हैं, GW में 10⁹ वोट। तो ये है ना, आपको याद रखना है। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे दिए होते हैं जिनमें आपको इसको यूज करना पड़ सकता है। अब देखो हम टॉपिक पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो दोनों टर्म्स में ना एक रिलेशन होता है। हमने देखा ई का मैंने अभी आपको पीछे बताया क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी। सो ये मेरा हो गया एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल पावर क्या मैंने बताया अभी, V इंटू आई। अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू टी है, और V इंटू आई क्या है मेरा, P है। तो मैं उसको रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इंटू टी, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम। तो मेरी जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज होती है, उसकी मेरी SI यूनिट क्या होती है, उसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, उसकी किलोवाट आवर। तो आपका जो घरों में बिजली का बिल आता है वो क्या होता है, किलोवाट आवर्स में ही तो आता है। ओके, सो ये जो किलोवाट आवर होता है, अब ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि 1 किलोवाट आवर के अंदर कितना आता है हमारा, 1000 वॉट आवर आ जाता है। अब इससे ना एक चीज आती है, अब आपको डेफिनेशन आ जाती है कहीं ना कहीं कि 1 किलोवाट आवर की आप डेफिनेशन बताइए। अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, फॉर्मूला बन गया मेरा E इज इक्वल टू P इंटू टी। सो यानी कि पावर और टाइम, अगर ये दोनों की वैल्यू 1 हो तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 किलोवाट आवर आ जाएगी। सो मैं उसी से डेफिनेशन बनाऊंगा इसकी। देखो मैंने क्या बनाया है, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड when an electrical appliance having a power of 1 kilowatt is used for 1 hour। it means क्या है, कोई अप्लायंस है मेरे पास जिसकी पावर क्या है, 1 किलोवाट है, और मैंने अगर उसको 1 घंटे तक चलाया है तो जो मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो क्या होगी, 1 किलोवाट आवर होगी। ठीक है। सो अब इसमें ना एक चीज होती है, जो हमारा SI यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, SI यूनिट क्या है, किलोवाट आवर है। और जो SI यूनिट क्या है हमारी, जूल होती है एनर्जी की। SI यूनिट एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है। और जो कॉमर्शियल यूनिट है मैंने अभी आपको क्या बताया, किलोवाट आवर। तो इसके बीच में एक रिलेशन निकालते हैं हम। देखो 1 किलोवाट आवर को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 किलोवाट इंटू आर। अब देखो 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं मेरे, 1000 वोट। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आर के अंदर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करता हूं तो कितने होगी, 60 इंटू 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60। सो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया मेरा आ गया 3600 सेकंड्स। और मेरा है यहाँ पे 1000 जूल पर सेकंड। और वोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल पर सेकंड। और यहां से देखो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास क्या आंसर आया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल।
सो 1 किलोवाट आवर के अंदर मेरे जो जूल्स होते हैं वो होते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। क्या होते हैं? 6 जूल्स। ये हमारी एक रिलेशनशिप बिटवीन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यहां से देखो एक फॉर्मूला बन गया, जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है ना, वो किस चीज से कैलकुलेट किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू क्या है? पावर वॉट के अंदर जो यूज करी हमने, इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए यूज किया है, और डिवाइडेड बाय 1000। सो इसी से हमारा क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल बन के आता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो अब मैंने ना आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स उठाए हैं। देखो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसको ध्यान से देखो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt the power consumed will be। यानी कि क्या बोल रहा है? एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पे चलता है और उसकी पावर है हमारे पास 100 वोल्ट। अब उस बल्ब को उठा के ना 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट पे लगाते हैं, तो उसकी पावर कंजम्पशन क्या होगी? देखो तो इसको हमारे, और आप हमारे को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम सोल्व करते हैं। V हमारा हो गया 220 वोल्ट, पावर हो गई हमारे पास 100 वॉट। तो पावर का फॉर्मूला V और R की फॉर्म में मैंने क्या करना है? रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस निकाल देता हूं। सो पावर इक्वल टू क्या होता है मेरा? V²/R होता है। सो यहां से देखो मैंने क्या किया, P की वैल्यू डाल दी, V की वैल्यू डाल दी, और इससे मेरा क्या निकाल दिया मैंने? R निकाल दिया। R इधर चला जाएगा, ये 100 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा हमारा। इसको मैंने क्या करा? कट कर दिया, और मेरी फाइनल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है सॉल्व करने के बाद, वो आ गई मेरी 484 ओम। 484 ओम मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल बल्ब था जिसकी रेजिस्टेंस 484 है, इसको मैंने अब किस में लगाना है? 110 वोल्ट पे लगाना है। तो मेरी वोल्टेज चेंज हो गई 110, रेजिस्टेंस मेरे पास है 484। अब मुझे पावर निकालनी है। सो मुझे पावर का फॉर्मूला पता है किसकी फॉर्म में? V और R की फॉर्म में। तो मैंने क्या रखना है? P इक्वल टू V²/R। सो मैंने P की वैल्यू क्या, मैंने V की वैल्यू क्या रखी है? 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय R। तो इसको मैंने सॉल्व किया है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 25 वॉट। सो मैं जो मेरे पास ऑप्शंस गिवन थे मैं उस पर टिक कर दूंगा, क्या? 25 वॉट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे को दे रखा है सेवरल बल्ब designed to be used on an 220 volt electric supply line are rated 10 watt। ये ना आपको दे दी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, और ये आपको दे दिया पावर। हाउ मेनी बल्ब्स, कितने बल्ब लगेंगे पैरेलल में? अगर आपको क्या है? मैक्सिमम अलाउेबल करंट की वैल्यू दे रखी है आपको 5 एम्पियर। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट। हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across 2 wires of 220 volt line if maximum allowable current is 5 ampere। अब देखो आपको V की वैल्यू दे रखी है 220 और करंट की लिमिट आपको दे दी 5 एम्पियर। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इसकी पावर दे रखी है आपको, पावर आपको क्या करना है? नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने हैं। अब आपको पावर दे रखी है एक बल्ब की। अब देखो आपको पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है हमारा पावर का फॉर्मूला? V इंटू आई होता है। सो मैंने V और I को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आ गया? ये आ गया मेरा 1100 वॉट। 1100 वोट क्या आ गई? सारे बल्ब्स की पावर आ गई। और लेकिन मेरा एक बल्ब की पावर क्या है? 10 वोट। तो इससे नंबर ऑफ बल्ब्स निकाल सकता हूं कि नहीं मैं? तो नंबर ऑफ बल्ब क्या हो जाएंगे? टोटल पावर डिवाइडेड बाय 1 पावर ऑफ 1 बल्ब। सो मेरे क्या आ गया? मैंने क्या करा? डिवाइड कर दिया इससे, और मेरे नंबर ऑफ बल्ब्स क्या आ गए? 110। सो ये तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था, बस आपको क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यूज डालनी थी, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। अब देखो हम एक क्वेश्चन को और समझते हैं। 2 बल्ब्स आर रेटेड 100 वॉट एंड एट 220 वोल्ट। आपका जो एक बल्ब है वो क्या है? 100 वोल्ट पे है एंड 220 वोल्ट पे है। एंड द अदर, जो दूसरा बल्ब है हमारे पास, वो क्या है? 60 वॉट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों बल्ब को किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया टू इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई। What current is drawn from the line if 220 वोल्ट इज सप्लाइड। अब ध्यान से देखो इसमें क्या बोल रहा है। हमारा 2 बल्ब हैं, एक हमारे पास 100 वॉट पावर का है और दूसरा है हमारे पास 60 वॉट पावर का है।
आपसे पूछ रहा है ये दोनों को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में, और आपको टोटल करंट निकालना है। अब आपको पता होगा हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ बहुत अच्छे से। सो जो मेरे टोटल करंट है मैंने क्या कर लिया, आई लेट कर लिया, लेट द टोटल करंट बी आई। बट आपको पता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड इनटू टू पार्ट, या क्योंकि दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो मैंने क्या ले लिया उसको I1 एंड I2। क्या ले लिया मैंने, I1 एंड I2। सो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं केस ले लेता हूं, ए केस जिसमें क्या है 100 वॉट पावर है मेरे पास। 100 वॉट पावर में देखो, पावर मैंने ले ली 100 वॉट, वोल्टेज मेरी 220 वोल्ट, I1 मेरे को निकालना है। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई, मैंने फॉर्मूला पढ़ा ही है। सो I1 निकल जाएगा मेरा, यहां से I1 इज इक्वल टू P बाई V हो जाएगा। सो यहां से क्या आ गया, 100 अपॉन 220 इज इक्वल टू 5 अपॉन 11 एम्पियर। ये मैंने सॉल्व कर लिया, क्या आ गया मेरे पास, 5 अपॉन 11 एम्पियर आ गया। अब ध्यान से देखो यहीं पे, इसके बाद क्या हुआ, हमने 60 वॉट वाले को ले लिया, तो पावर क्या है 60 वॉट, वोल्टेज 220, तो I2 निकल जाएगा P अपॉन V से 60 अपॉन 220, यहां से क्या आ गया मेरे पास 3 अपॉन 11 एम्पियर, ये मेरे पास आ गया I2। अब जो मेरा टोटल करंट होता है, अब वो टोटल करंट क्या होता है मेरा, देखो टोटल करंट I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2, क्योंकि सर्किट के अंदर डिवाइड हुआ करंट और जब ऐड करेंगे तभी तो टोटल करंट बनेगा हमारा। तो टोटल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11, मैंने एलसीएम लिया 11 और ऊपर से देखो दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो 8 अपॉन 11, और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, I इक्वल टू 0.727 एम्पियर। ये मेरी क्या है, करंट की वैल्यू है जो मेरे को फाइंड आउट करनी थी। सो गाइज आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, और ये आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया मेरी तरफ से। अब आप इसको रिवाइज करिए बहुत अच्छे से, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी आपके साथ इसका बेनिफिट ले सके, और उनको भी बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको मेरी आगे की वीडियोस भी मिलती रहें।